तो फिर भी बच गए एक ही गए, 4 और थे वो बच गए। देखो भैया आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला टॉपिक है सतत आवेशों का वितरण। सतत आवेशों का वितरण ध्यान से देखिए, अच्छे से पढ़िए इसको। ये टॉपिक अच्छे से पढ़ोगे तो गाउस के अनुप्रयोग समझ में आएंगे। पहले कह रहा हूँ ये टॉपिक समझोगे ना तो गाउस के अनुप्रयोग समझ में आएंगे, नहीं आएंगे। तो ये टॉपिक क्या कहता है, सतत आवेशों का वितरण। कहने का मतलब ऐसा क्षेत्र जहाँ पर जो आवेश है वो सतत रूप से वितरित हो, कंटिन्यूअस रूप से वितरित हो, ना कि विविक्त रूप से वितरित हो। बात समझ रहे हो कि नाम इसमें क्या दे रखा है, कंटिन्यूअस ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब इस सतत आवेशों का वितरण, सतत का मतलब मैंने माना एक बोर्ड है, अब इस बोर्ड पे यहाँ से सतत रूप से लगातार चल रही, लगातार चल रही है। एक में कहूँ फिर ऐसा नहीं है। मतलब कि एक कोई भी वायर मान लो, ये मान लो तार मान लो, इसके ऊपर यहाँ से यहाँ तक सतत रूप से वितरित हो रहा है, समझ है ना। तो सतत आवेशों का वितरण किसे कहते हैं, ऐसा क्षेत्र जहाँ पर आवेशों का वितरण सतत रूप से होता है वो क्या कहलाता है, ऐसा क्षेत्र जहाँ पर आवेश का सतत रूप से वितरण होता है वो क्या कहलाता है। बात को समझ में आ गई। पहला इसमें जो टॉपिक आता है वो आता है रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण का मतलब होता है कि हमारे पास मान लो कोई वायर है और इस वायर पर क्या है भाई, कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है सतत रूप से, कंटिन्यूअस रूप से, ठीक है। ये हमारे पास में क्या है कि कोई चार्ज प्लस का इसमें वितरित है, ठीक है भाई। ध्यान से देखना, नजरें सामने होनी चाहिए, ध्यान भंग नहीं होना चाहिए। जब तो आपको 101% समझ में आएगी, नहीं आएगी समझ में। फिर कह रहा हूँ आपको ढंग से देख लेना, ढंग से समझ लेना। यहाँ से लेके यहाँ से आर दूरी पर कोई पी बिंदु है और जहाँ पर हमको क्या ज्ञात करनी है भाई, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। और ये जो हम इसका क्या करते हैं, जैसे अपन घरों में चावल बनाते हैं, अपन इतने सारे 1 किलो चावल बना रहे हैं मान लो। अब उन चावलों में से हम ये थोड़ी देखते हैं कि 1 किलो को सबको ही चेक करते हैं कि यार मतलब बन गए नहीं बने। अपन उन सब में से कोई एक को निकाल के देख लेते हैं कि यार बना कि नहीं बना चावल है। इतने सारे आवेश वितरित है सतत रूप से, तो अब इस पूरे को निकाल के थोड़ी देर अंदर ध्यान दें, एक आवेश को, एक चार्ज को उठा के देख लेंगे और उसमें से देख लेंगे भाई ये आवेश इसका लेके निकाल के देख लेंगे तो फिर सबका निकाल देंगे इंटीग्रेशन करके समीकरण। नहीं समझे भाई, ये एक भगोने में चावल उबल रहे हैं, अपने मान लो सब्जी उबल रही है लौकी की, अपन एक लौकी के पीस के टुकड़े को निकाल के ऊपर के देख लेते हैं भाई, वो अगर टूट जाता है तो अपन सोचते हैं सब्जी बन गई, उबल गई सब्जी, और नहीं तो नहीं उबली। तो इसमें से इतने सारे जो चार्ज है इनमें से एक को निकाल लेंगे, सबका योग कर देंगे तो हम समझेंगे कि सब मान सारे के सारे के निकल के आ गया। एक बताऊंगा दो आप करो, मैं पहले कह रहा हूँ सुन लेना कान खोल के। एक बताऊंगा दो आप करोगे, आयतन आवेश और पृष्ठ आवेश आप करोगे, मैं नहीं करूंगा। मैं ओनली डायग्राम बना दूंगा, आपको बता दूंगा इसकी जगह ये रखना, क्योंकि बेटा खुद भी थोड़ा बहुत करना सीखो आप घर से भी, है ना। एक को बड़े गजब तरीके से समझो, बस एक हो गया दोनों हो जाएंगे। तो अपने इसमें से क्या करें मोनिका, एक अपन एक चार्ज ले लेते हैं ये वाला पूरा पूरा, ठीक है। इसमें कितना अल्पांश है, मतलब एक छोटा सा चिन्ह से लेंगे तो डीक्यू हो जाएगा, नहीं हो जाएगा भाई। अब देखो रेखीय आवेश वितरण को हम किससे दर्शाते हैं, लैम्डा से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं भाई, लैम्डा से दर्शाते हैं। अब बात आती है रेखीय आवेश जो घनत्व होता है वो क्या होता है, ध्यान से सीखना। रेखीय आवेश घनत्व होता है लैम्डा बराबर Q/L। एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की संख्या क्या कहलाता है, रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश वितरण कहलाता है। सुन लेना, एकांक लंबाई में उपस्थित आवेशों की संख्या क्या कहलाती है, रेखीय आवेश वितरण। एकांक लंबाई, पहली बात तो सतत आवेश वितरण, कि ऐसा क्षेत्र जहाँ पर आवेश समान रूप से वितरित है, सतत रूप से वितरित है, वो हमारा क्या कहलाता है, आवेशों का सतत वितरण कहलाता है। रेखीय आवेश वितरण में एकांक लंबाई में उपस्थित जो आवेश है वो क्या कहलाता है, रेखीय आवेश वितरण कहलाता है। जैसे अगर अपन को यहाँ ज्ञात करनी है तो हमने छोटा सा अल्पांश ले रहे हैं, इसको क्या कर सकते हैं dq बटा कर सकते हैं, और इसको हम क्या लिख सकते हैं L बराबर क्या लिख सकते हैं, लैम्डा डॉट, जिसको समझ में नहीं आया देख लेना बड़ी बना आई बात समझ में।
अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारा कोई परीक्षण आवेश, कोई क्यू नॉट आवेश रखा है। अब हम क्या करेंगे, देखो पिछली बात याद करो आप, मैं क्या कह रहा हूँ कि यहाँ से कोई जो हमारा अल्पांश छोटा सा बिंदु है या आवेश है, इससे r दूरी पर कोई भी बिंदु है, ये क्यू नॉट आवेश रखा हुआ है। और यहाँ पर हमको क्या ज्ञात करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्ञात करनी है, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो आप देखो वापिस से यहाँ से r दूरी पर ये रखा हुआ है और यहाँ हमको क्या ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की। तो अपना बल लगेगा यहाँ सबसे पहले dq और q के मध्य बल लगेगा। क्यों सर, कोई भी दो चार्ज रखे होते हैं ना, उन चार्जों के मध्य अगर r डिस्टेंस पर रखे हैं तो उनके मध्य क्या लगता है, फोर्स लगता है, कूलम्ब फोर्स लगता है। आप जानते हो सब लोग, नहीं पढ़ाया मैंने, कूलम्ब बल पढ़ाया, पिछले वीडियो देख लिए सारे। क्यों जो भी देखिए, जो उनमें कूलम्ब नियम आपने पढ़ा है। कूलम्ब नियम क्या कहता है कि आपके पास में दो चार्ज रखे और r दूरी पर रखे हुए हैं, ये इसके ऊपर बल लगाएगा, ये इसके ऊपर बल लगाएगा, वो हमारा क्या होता है भाई, कूलम्ब प्रति नंबर होता है कि समान आवेशों का परिमाण इसके समानुपाती होता है, बल के और दूरी के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब देखो आप समझो यहाँ से कि आपके पास में क्या निकालोगे, बल सर dq व के मध्य लगने वाला बल क्या हो जाएगा, F बराबर dq q नॉट अपॉन r स्क्वायर और r कैप। ये बच्चे ध्यान दें जो बच्चों को समझ में नहीं आता, अगर आप सदिश रूप लोगे, वेक्टर रूप लोगे तो यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, कैप लगाना पड़ेगा, इसकी डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। अगर आप वेक्टर नहीं लोगे तो एक कैप की जरूरत है। राइट, वही बात आ रही बात। अब अगर आप तब देखो यहाँ से अपन ने क्या देखा सर, यहाँ से dq का मान रख सकते हैं, dq का मान, चलो पहले इंटीग्रेशन कर लो, इसको भी df मान लो, इंटीग्रेट चलो f मान लो, f वेक्टर बराबर एक का निकाला पूरे का निकाल देता है जोड़ देता है ना, इंटीग्रेशन ऑफ dq q नॉट अपॉन r स्क्वायर और r क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन भी आना चाहिए, एक हिसाब से आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, लगता है बल तो आएगा ही आएगा, ये भी तो आएगा यार, तुम बोलते हैं भाई, यही तो लगता है बल। कूलम्ब नियम क्या होता है, K/Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, यही तो होता है। तो KQ K का मान कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन, पीछे क्लास याद करो आप। और अब देखो dq q नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर, सही है भाई। अब देखो यहाँ से F बराबर बाहर निकाल लो Q नॉट बटे 4 पाई और एप्सिलॉन, और इंटीग्रेशन में क्या रख दो, dq r कैप अपॉन r स्क्वायर। ठीक है भाई। अब यहाँ देखो ये चीजें आपको पीछे की चीजें लेक्चर यूट्यूब से पढ़ लेना ना। F बराबर देखो आप यहाँ dq का मान रख दो, मैं ऐसे dq का मान रखने पर आप देखिए यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ Q नॉट 4 पाई एप्सिलॉन, और dq का मान कितना है, बंद कर दिया ना, सही है ना भाई, अब सही है ना। अब देखो आप यहाँ देखो लैम्डा एल अपॉन आर स्क्वायर और आर कैप, ठीक है, या डीएल भी आएगा, अपन ने डीक्यू लिया तो लंबाई डीएल भी आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए बताओ, डीएल आएगा। ठीक है, छोटा सा अल्पांश अगर अपन ये ले रहे हैं तो इसकी लंबाई भी कितनी आएगी, छोटे से अल्पांश। भाई अपन यूँ मानो अपने पास में अपन ने कोई प्रश्न ले लिया और इस प्रश्न पे अपन ने इतना सा ले लिया, और इससे यहाँ पे इसकी लेंथ कितनी ले रहे हैं, एल ले रहे हैं, तो मतलब इतना सा आवेश लेंगे तो डीक्यू और इतनी सी लंबाई लेंगे तो डीएल। ठीक है, अब ये आ गया अपने पास में यहाँ से। अब देखो एक डेफिनेशन आप जानते हो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से, अब जो बच्चा जानता है वो सूत्र बताए, धवन बता रहे। हाँ Q E नॉट है, एकांक आवेश में लगने वाला बल, मान रखते हैं यहाँ से F का मान Q नॉट बटे 4 पाई एप्सिलॉन और लैम्डा dl r कैप अपॉन r कैप स्क्वायर, और ये Q नॉट से E बराबर 1/, और लैम्डा dl अपॉन r स्क्वायर।
ये आ गया आपका प्रूफ। समझ में आ गया सबको? ये तो बिल्कुल इजी है, बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपको कि सतत आवेश का वितरण, जिस पर हमारा जिस क्षेत्र में आवेश है वो सतत रूप से वितरित, तो हमारा सतत आवेश वितरण कहलाता है। रेखीय आवेश वितरण, कोई वायर है उसके ऊपर आवेश सतत रूप से डिस्ट्रीब्यूशन है, वितरित है, इससे r दूरी पर कोई p बिंदु है जहाँ पर हमारा q नॉट आवेश रखा हुआ है, वहाँ पर हमको विद्युत क्षेत्र की जरूरत है। देखो मैं थ्योरी लिखा हूँ, जरूरी नहीं है आप मेरी लिखो, आप आपके माइंड से ऐसे बना सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पर हमने एक तार दिया, उस तार में रेखीय आवेश तार है, इस तार में जो आवेश है वो सतत रूप से वितरित है, इससे r दूरी पर कोई p बिंदु है जहाँ पर q r नॉट आवेश है, और वहाँ पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ड्यूटी के कारण q नॉट पर लगने वाला बल ये हो गया, ये बल जानते हैं। और आप हमेशा ध्यान रखो, F जब आपको तीव्रता निकालनी है विद्युत क्षेत्र की, तो आप सब जानते हो कि F निकालने के बाद E बराबर F बटा Q नॉट होता है। और रेखीय आवेश वितरण क्या होता है कि L लंबाई में उपस्थित आवेशों की संख्या क्या कहलाती है भाई हमारे पास में? रेखीय। समझ में आ गया? लिखा दो अब। हाँ भाई, कोई प्रॉब्लम समझ में आया नहीं आया? हाँ भाई, डेफिनेशन लिखो। और देखो साथ के साथ मात्रक और बीमा और देख लो, साथ के साथ मात्रक और बीमा। मात्रक और बीमा, मात्रक और बीमा कैसे निकालोगे बताओ मुझे आप। मात्रक और बीमा बताओ कि लैम्बडा बराबर सर क्या होता है, dq/dl था ना, इससे निकलेगा। हाँ बताओ नंबर था आवेश का मात्रक कूलम, दूरी का मात्रक मीटर आ गया। इसके बाद में आपके पास में बीमा, तो बीमा कैसे निकलेगी बता सर। कूलम का बीमा क्या होती है, ए और टी होती है, और सर इसकी होती है एल, तो सर कितनी होगी m0 l-1 a1 और t1। जो बच्चे नहीं समझते हैं वो ध्यान से देखो भाई, पीछे की 11 क्लास आप भूल के आओ, 11 क्लास की एक बार बीमा जरूर पढ़े आप जाके। यहाँ से इसका होता है आवेश का मात्रक होता है कूलम, लंबाई का मात्रक होता है मीटर। अब आपको जो बीमा लिखते हो mlt की फॉर्म में लिखते हो, तो कूलम का बीमा होती है at, एम्पीयर गुना समय, है ना। इसके बाद में आपके पास दूरी का मात्रक क्या हो गया, बीमा क्या हो गया, लंबाई, कैसे लिखते हो, ठीक है भाई। अब लिखो किसी क्षेत्र में आवेश का, 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 किसी क्षेत्र में विविक्त रूप से न होकर, विविक्त रूप से न होकर, किसी क्षेत्र में आवेश का विविक्त रूप से न होकर सतत रूप से वितरित होना, किसी क्षेत्र में आवेश का विविक्त रूप से न होकर सतत रूप से वितरित होना, सतत रूप से वितरित होना, सतत आवेश वितरण कहलाता है। फिर लिखो यह 3 प्रकार का होता है। पहला लिखो ये रेखीय आवेश वितरण, अब लिखो किसी, इसमें लिखो हेडिंग दे दी ना पहली, इसमें लिखो किसी रेखा पर, ब्रैकेट में तार पर लिख देना ना, एक समान रूप से वितरित हो, किसी रेखा पर आवेश एक समान रूप से वितरित हो, रेखीय आवेश वितरण कहलाता है, रेखीय आवेश वितरण कहलाता है। फिर कह रहा हूँ रफ में लिखने वाले थोड़ा सा सोच ले, कॉपी में जरूर बना ले। मेरे कॉपी बना ले, कब बनाया ठीक है। मतलब वो मज़ा नहीं है पढ़ाई का, पढ़ते सही बता रहा। उतार लो भाई, ये देख लो रेखीय आवेश घनत्व की डेफिनेशन क्या होती है, लिख लेना, सुन लो इधर, आप खुद लिखना इस चीज़ को। एकांक लंबाई में उपस्थित आवेशक संख्या क्या कहलाती है, रेखीय आवेश घनत्व कहलाती है। इसके मात्रक और बीमा बड़े इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, ये ध्यान रखना। इसको समझ में नहीं आए वापस पूछ लेना, है ना, ऐसा नहीं है कि आप लोग उसको वैसे ही उतार दो दमादम। उतार लिया, जल्दी करो थोड़ा सा।
खुद करोगे भाई। देखो भाई मैं दूसरा लिख देता हूँ, पृष्ठीय आवेश वितरण का मार्कर। पृष्ठीय आवेश वितरण 2 नंबर। देखो भाई इधर देखो आप, तालिए जो इधर देखो, पृष्ठीय आवेश वितरण का मतलब पृष्ठ पर आवेश है हमारा जो कैसा है भाई, समान रूप से वितरित है। ठीक है, पृष्ठ पर आवेश कैसा है, समान रूप से वितरित है। जैसे हमारे पास में ये कोई पृष्ठ है और इसमें क्या है, समान रूप से क्या है भाई, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, मतलब आवेश वितरित है। कोई एक आवेश को लेकर निकाल देंगे हम कोई बिंदु पर, r दूरी पर है, यहाँ पर Q नॉट आवेश रख देंगे, ये क्या हो गया, अल्पांश हो गया ds। तो हम इसको क्या रखेंगे, इसको किससे दर्शाओगे, पृष्ठीय आवेश वितरण किससे दर्शाओगे, सिग्मा से। तो सिग्मा बराबर क्या आ जाएगा, dq बटे ds। s की जगह आप a भी कर सकते हो, एरिया ऑफ क्षेत्रफल। s यानी सरफेस होता है, तो सिग्मा बराबर कितना आ गया, dq अपॉन ds, और ds सिग्मा बराबर क्या आ जाएगा, dq। सेम एज इट इज करना है, सेम एज इट इज करना है आपको, कंप्लीट रूप से बस ये चेंज करना है इतना सा, और फिर बाकी कंप्लीट रूप से ऐसा कैसा होगा। यहाँ बस चेंज कितना होगा, dq का मान रखोगे जब क्या आएगा, सिग्मा ds आएगा। यहाँ क्या है, लैम्डा dl, बस इतना सा चेंज करना है। सुन लो घर से मैं क्या कह रहा हूँ, वापस से सुन लो। ये डेफिनेशन लिख के आपको, ये सूत्र लिख के, चित्र बना के, ये इतना सा लिख लो आप, है ना। इसके बाद में आपको यहाँ से dq में चेंज कर देना है, यहाँ चेंज कर देना, यहाँ चेंज, मात्रक चेंज हो जाएगा। कैसे सर, सरफेस का मात्रक कितना होता है, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर होता है, इसका कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा -2। अब आता है तीसरा, तीसरे का मतलब, तीसरा क्या कहता है, देखो भाई, आयतन आवेश वितरण। आयतन आवेश वितरण को देखिए, कोई हमारे पास में क्यूब है और इसमें क्या है, सतत रूप से आवेश वितरण है। ठीक है, अब इससे r दूरी पर कोई p बिंदु है, यहाँ पर Q नॉट रखा हुआ है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की हमको ध्रुवता ज्ञात करनी है। ठीक है, अभी ये है क्यूब है तो इसका तो आयतन होगा, आयतन होगा। इसका फॉर्मूला, इसको दर्शाएंगे, ध्यान से देखना, इसको जिसको नहीं आता वो बोलते हैं रो, रो बोलते हैं इसको, चार्ज डेंसिटी यानी घनत्व, है ना, रो बोलते हैं इसको, आयतन आवेश घनत्व को, या फिर इसको क्या बोलते हैं, डीवी बोलते हैं। ये क्या होता है हमारे पास में, dq बटे dv। तो dq बराबर क्या आ गया, रो dv। तो बस आपका यहाँ चेंज क्या होगा, dq की जगह क्या हो जाएगा सतीश, dq की जगह मैं टाइम दे दूँगा इसको बताने के लिए, dq बराबर क्या हो जाएगा, रो dv। यहाँ रो dv चेंज लगा देना, यहाँ रो dv लगा देना, बाकी एज इट इज हो जाएगा। ये ऐसा कैसा हो जाएगा, फिर यहाँ कितना हो जाएगा, q। मात्रक याद करने की ट्रिक, आप सबसे पहले में याद करो, रेखीय आवेश वितरण में कूलम्ब बटा मीटर, दूसरे में मीटर का स्क्वायर कर दो, तीसरे में क्यूब कर दो। विमा में पहले की याद है आपको सर, a t1 और l -1 -2 -3, l -1 l -2 l -3, मतलब हम मीटर में घात बढ़ा रहे हैं, तो मतलब हम दूरी में, मतलब लंबाई में भी घात बढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये ऐसे ट्रिक याद रखना। तो आप इतना सा पन्ना छोड़ देना, पहले इसको उतार के बना लो, फिर इसको बना लो, जगह छोड़ देना, घर से करना है आपको, कर लोगे नहीं भाई, कुछ भी नहीं है, dq की जगह मान रखना है आपको। अब देखो मैं बोर्ड पे करूंगा, पूरी क्लास लगेगी, अपन दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे उस टाइम, जो चीज तुम्हारी करने लायक है वो तो कर सकते हो आप। आगे देखो भाई, ये इतनी सा है ना आपका टॉपिक, क्लियर है ना आपको, कोई दिक्कत यहाँ तक, इसमें कोई प्रॉब्लम भाई, कोई प्रॉब्लम सुने पूछ लेना। डेरिवेशन के रेयर केसेस पूछता है, कम चांस होते हैं इसके, मात्रक विमा फॉर्मूले ये पूछ सकता है। बाकी क्या अभी तक तो कभी कोई एक आध बार पूछा है, डेरिवेशन में ऐसे पूछता नहीं। और डेरिवेशन पूछे तो क्या है, फ्री का नंबर है, इजी है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, स्पीड ज़्यादा तो नहीं चल रही है, हैं? समझ में आ रहा है, थोड़ा सा क्या है, शुरू से नहीं बैठे तो भी कंफर्टेबल नहीं लग रहा, थोड़ा सा ना हो जाएगा। घर क्या है, थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करो, एक्स्ट्रा करो, इस वजह से हो जाए। जिन जिन बच्चों को थोड़ा सा कम फील हो रहा है, उनकी 11वीं में थोड़ी प्रॉब्लम आई है, वो बच्चों को घर ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है। मैं फिर कह रहा हूँ, मात्रक और बीमा वाला लेसन और वेक्टर वाला लेसन आप जरूर पढ़ें, क्योंकि ये 2 लेसन जरूर काम आते हैं। अब देखो भाई, यहाँ से आप ध्यान रख लेना भाई, ये जो नियम लिखा रहा हूँ मैं, अब आपकी लगातार 3 से 4 क्लास आएंगी, वो क्लासें इंपॉर्टेंट होंगी, और यहाँ से एक बड़ा क्वेश्चन आपको डेफिनेट एग्जाम में मिलेगा। यहाँ से बड़ा क्वेश्चन एक डेफिनेट एग्जाम में मिलेगा, पूरा बड़ा क्वेश्चन एक। और ये जो गाउस का नियम है, ये स्टेटमेंट भी 8 से 10 बार, 5, 7, 10 बार ये एग्जाम में आ चुका है। इसलिए आप अब आगे की 3-4 क्लासों को मिस करने की कोशिश ना करें। सैटरडे तक आप कंटिन्यू बनाए रखें क्लास को।
जब तो आपकी समझ में आएगा ना, एक में भी गायब हो गए तो गायब है फिर सारा का सारा, तो ना। तो ये मैं अब आपको इम्पोर्टेंट लगा देता हूँ, ये पूरा अनुप्रयोग आपका क्या है भाई, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। गाउस का नियम होता क्या है भाई बताओ, कि किसी बंद ध्यान से सुनना, पहले हाफ आराम से सुन लो। किसी बंद पृष्ठ से संबंधित जहाँ उसका जो विद्युत फ्लक्स का जो मान होता है वहाँ उपस्थित कुल आवेशों के 1/ε0 के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। देखो अभी समझ में नहीं आया होगा, वापस देखो। ये हमारा क्या है भाई, कोई बंद पृष्ठ है। सर बंद पृष्ठ क्या होता है बताओ, तो बता सकता है आप मुझे बंद पृष्ठ क्या होता है? तो बंद तो बंद होता है, ऐसा नहीं होता है। बंद पृष्ठ का मतलब होता है इसका क्षेत्रफल तो होगा ही होगा, साथ में इसका आयतन भी होगा, वो होता है हमारा क्लोज सरफेस, बंद पृष्ठ, ठीक है। इसका क्षेत्रफल तो होता ही होता है, साथ में इसका वॉल्यूम भी होता है, आयतन भी होता है, ठीक है। अब इसकी बात करें हम, तो सर कोई बंद पृष्ठ से संबंधित इसमें क्या है, हमारा जो विद्युत फ्लक्स का जो मान होगा वो यहाँ उपस्थित कुल आवेश के, देखो ध्यान से देखो, आपके पास में ये क्या है सर, सपोज करो बंद पृष्ठ से संबंधित, इसको किससे दर्शाते हैं, फाई से। अपन क्या है, किसी बंद पृष्ठ में, मानो ये क्लोज है, सीखने के लिए बता रहा हूँ, ये क्या है, एक बंद पृष्ठ है, ठीक है। इससे संबंधित क्या है, कुल फ्लक्स जो मान है, फ्लक्स का मान, ये क्या है, फ्लक्स फाई से दर्शाते हैं। जो फ्लक्स का जो मान है वो इसके अंदर जो उपस्थित जो आवेश है ना, इन सभी आवेशों का ध्यान जाने कितने आवेश है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 10 है, 12 है, 15 है, कितने हमको नहीं पता, उन सभी आवेश अब कितने भी है तो हम इसको सर यूं योग के रूप में लिख सकते हैं, समेशन के रूप में लिख सकते हैं, जाने कितने आवेश है तो हम लिख सकते हैं। और ये जो आवेश है ना, कुल आवेश, इसका जो बीजगणितीय योग का ε0 गुना, कि हमारे पास में किसी बंद पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स का जो मान है वहां पर उपस्थित जो कुल आवेश है, तो ये ध्यान दें कि कोई बंद पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स का जो मान है वो मान वहां पर उपस्थित कुल आवेशों का 1/ε0 गुना होता है। डेफिनेशन थोड़ी सी जटिल वर्ड है, लेकिन आप समझने की कोशिश करें, रटोगे नहीं होगा। कि कोई भी हमारा ये बंद पृष्ठ है, इससे संबंधित क्या है, फ्लक्स का जो मान है वो इसके अंदर उपस्थित जो आवेश है ना, उसका 1/ε0 गुना होता है। कि हमारा ये कोई बंद पृष्ठ है, और इस बंद पृष्ठ में क्या है भाई, मेरे ध्यान दे, ये बंद पृष्ठ है, इसके अंदर इसके क्या है भाई, इसमें इससे संबंधित फ्लक्स का जो मान है वो इसके अंदर उपस्थित, इसके अंदर उपस्थित क्या होगा, आवेश होंगे, उन आवेशों का 1/ε0 गुना। डेफिनेशन इज क्लियर, डेफिनेशन समझ में आ गई होगा, आई नहीं आई भाई। हमारा ये बंद पृष्ठ है, इससे संबंधित जब बंद पृष्ठ आता है सीरीज में आता फ्लक्स आएगा, और फ्लक्स को हम जानते हैं, फ्लक्स के जो बंद पृष्ठ है उसमें क्या होंगे, आवेश होंगे, और उन सब जो आवेश होंगे वो अपॉन ε0 के क्या होंगे, यही क्या कहलाता है, हमारा गाउस का नियम कहलाता है। यदि बंद पृष्ठ में मान लो आप तो ये रहोगे सर निर्वात का है, अगर माध्यम का हुआ तो है, मैं स्कूल में तो इतना ही लिखा था, मैं आपको डिटेल्स दे रहा हूँ, आप डिटेल से समझे, टाइम है थोड़ा सा। देखो भाई Q/ε आता है नहीं आता, और चूंकि हम जानते हैं सर F बराबर, जानते नहीं जानते पहली क्लास से, आपेक्षिक विद्युतशीलता से जानते हो नहीं जानते, पढ़ा है जिसने, आपेक्षिक विद्युतशीलता पढ़ा है जिसने भी जानता है। ये सर निर्वात की विद्युतशीलता है, ये आपेक्षिक विद्युतशीलता है, ये माध्यम की विद्युतशीलता है, मैंने बता रखा है आपको। ये टॉपिक कलाम नियम पढ़ा है, उसके बाद में जस्ट पढ़ाया था मैंने आपेक्षिक विद्युतशीलता कि माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता का जो अनुपात है वो क्या कहलाता है, आपेक्षिक विद्युतशीलता कहलाता है। सर वैल्यू ये होती है, होती थी नहीं होती थी, इसका मान 1 से क्या होता है, कम होता है, अधिक राशि होती है, मात्राहीन राशि होती है, विमाहीन राशि, ठीक है भाई। अब आप यहाँ क्या लिख सकते हो, फाई बराबर, ये लिख सकते हो नहीं लिख सकते बताओ। और अगर बंद पृष्ठ है, और अगर आप फाई बराबर क्या होता है सर, क्लोज, देखो ये ध्यान रखना, ये तो क्या है आपका, ये देखो ध्यान से समझना, ये क्या है आपका समाकलन, सर समाकलन है तो यहाँ क्या है, बंद पृष्ठ की कह रहा है, तो गाउस का नियम, तो इससे क्या निकाल सकते हो आप एक लाइन और, गाउस का नियम निर्वात में लागू होता है, माध्यम में लागू होता है।
ठीक है। यहाँ क्या बता रहे हो कि सर हमारे पास जब आप समाकलन ले रहे हो, लेकिन सर यहाँ तो गाउस का नियम कह रहा है किसी बंद पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स का जो मान है वहाँ उपस्थित आवेशों के 1/ε0 के गुना होता है। यही तो कह रहा है गाउस का नियम। तो सर ये बंद पृष्ठ आएगा, ये क्या हो गया, क्लोज सरफेस हो गया। अब ये जो क्लोज सरफेस हो गया, आप जानते हो फ्लक्स की डेफिनेशन होती है E डॉट ds वेक्टर। तो सर फाई बराबर क्या होता है सर, समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन। होता है नहीं होता, बताओ। अरे होता है नहीं होता है, समझ रहे हो मेरी बात को। अब आप बताओ मुझे यहाँ से कि K बराबर क्या होता है, 1/4 होता है नहीं होता है। अब यहाँ से क्या निकालोगे आप बताओ मान, देखो 1/ε का मान निकाल लेते हैं। यहाँ से निकाल ले, देखो ऐसे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से। तो देखो 4 डॉट K बराबर 1/ε। अब 1/ε का मान यहाँ रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं, रख सकता हूँ ना। 1/ε का मान रखने पर पाई बराबर क्लोज इंटीग्रेशन, ऐसे बोलो करो क्लोज इंटीग्रेशन, और ये नहीं लगाया तो गलत हो जाएगा। E वेक्टर डॉट ds वेक्टर समेशन Q और 1/4 का 4π अगर नहीं आएगा बताओ, सही है ना। अरे ये बात 1/ε ये इसकी जगह क्या रख दिया 4π है या सही है। और भी अगर सोल्व करना चाहो फिर वही बात हो जाएगी 4π का। चलो ठीक है, समझ में आ गया। क्वेश्चन बन जाए न्यूमेरिकल, किसी भी एंगल से आप कर सकते हो, कर सकते हो नहीं कर सकते हो भाई। ये हो गया आपका गाउस का नियम, लिखा दो, समझ में आ गई। ठीक है, वापस से देख लो आप, ये क्या है भाई, ये जिन बच्चों ने नहीं पढ़ रखा वो देख लो। ये क्या होती है, आपेक्षिक विद्युतशीलता होती है, वो निर्वात की विद्युतशीलता और माध्यम की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होती है। ठीक है, अनुपात को ही आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। फिर हमने यहाँ क्या लिया सर, फाई का मान होता है फाई बराबर E डॉट ds होता है, लेकिन हमारे यहाँ क्या है, क्लोज सरफेस है, और क्लोज सरफेस के लिए हम क्या लेते हैं, बंद पृष्ठ लेते हो, आप भी जानते हो हिंदी में। अब जैसे ही बंद पृष्ठ आप लेते हो यहाँ से, तो क्लोज सरफेस के लिए E डॉट ds वेक्टर बराबर समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन। ये फ्लक्स की डेफिनेशन आप कल पढ़ चुके हो। तो E डॉट ds बराबर क्या है, समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन। अगर यहाँ से अपन 1/ε का मान निकालना चाहे तो ऐसे निकाल सकते। और बहुत सी जगह देखो ऐसे भी यूज हो सकता है, फाई बराबर देखो इधर देखो Q इन बटा एप्सिलॉन, कि अंदर का कुल आवेश इनसाइड ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड 1/ε0। ये देखो ये इन यानी इनसाइड यानी अंदर, सही है ना। देखो किसी बंद पृष्ठ से संबंधित किसी बंद पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स का मान, किसी बंद पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 होता है, मतलब नहीं 1/ε गुना होता है 1/ε0। इसमें देखो जल्दी कर यार, गाउस जल्दी कर, तुम्हें जल्दी कर भाई, इतना है ना, तू बातें मत किया कर, पढ़ाई। क्योंकि मैं फिर कह रहा हूँ आप आज यहाँ करो तो केमिस्ट्री क्लास में तेरा रह ही जाता होगा। हाँ तो वही तो कह रहा हूँ, चलो भाई हटा दूँ। गाउस का नियम क्या होता है, किसी बंद पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स का मान वहाँ उपस्थित कुल आवेशों के 1/ε0 का गुना होता है। ठीक है, यही होता है हमारा क्या, गाउस का नियम होता है। तो बता दो
अब देखो हमारा जो गाउस का जो नियम है वो कूलॉम नियम के व्युत्क्रमण नियम का क्या करता है भाई, पालन करता है। जो हमारा गाउस का नियम है वो कूलॉम नियम के व्युत्क्रमण नियम का क्या करता है, पालना करता है। ये बात ध्यान से देख लेना। दूसरी बात आती है तो गाउस का नियम हमने अभी भी क्या देखा था कि माध्यम और निर्वात दोनों के लिए क्या होता है, लागू होता है। हमने ये तो देखा था। फिर हमने देखा था कि जो क्लोज पृष्ठ था वो गाउसियन पृष्ठ था। वो हमने क्या देखा, उसका क्षेत्रफल के साथ साथ उसका क्या होता है, वॉल्यूम भी होता है। और एक गाउस का नियम क्या होता है भाई, ध्यान से देखना। इनमें यहाँ से क्वेश्चन कई बार जब जैसे थोड़े आईक्यू माइंड लेवल के क्वेश्चन बनते हैं ना, ऐसे बना जाते हैं कि गाउस का नियम क्या करता है, आकार और आकृति पर निर्भर नहीं करता है। ध्यान से सुनना, इन चीज़ों को समझना भाई कि आकार और आकृति कैसे, कि सर जैसे हमारा ये है और यहाँ पे कोई आवेश क्या रखा है, क्यू रखा है, तो जब भी सर हमारा आवेश है वो क्या होगा, क्यू बटा एप्सिलॉन। और अगर आपका इतना बड़ा आवेश रखा है तो तब भी कोई चेंज नहीं आएगा, ये कैसे करता है वही सेम रहेगा। मैंने क्या बोला, गाउस का नियम आवेश किस पे, आकृति और आकार पर निर्भर नहीं करता, नहीं करता है। ध्यान है बात। इसके बाद अगर आप इतनी बड़ी आकृति ऐसी कुछ ले लो और यहाँ आवेश रख दो तो भी क्या आएगा, फाई बराबर क्यू अपॉन। ठीक है बात समझ में आई। इसके बाद में देखो अगर आपकी और अगर नेक्स्ट लेवल की चीज देखो तो तुम्हारे इसमें एक चीज और दे रखी है कि आवेश होता है वो स्थिति पर भी निर्भर नहीं करता। जैसे सर आवेश हमारे पास में इस स्थिति पे यहाँ रखा हुआ है क्यू, ठीक है, तो सुमेर अलमन नहीं है, मन है क्यों, क्या आज कैसे हो रहा है, क्यू बटा क्या हो गया, बटा एप्सिलॉन। अब अगर मैं यहाँ आवेश देखो, ये आवेश को यहाँ ले जाऊँ तो भी भाई सेम ही आएगा। और एक ये इसकी क्या होता है, कितनी भी संख्या उस पर भी निर्भर करता है। जैसे अपने पास में ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, ये Q4 है, इतने सारे आवेश हमारे पास में क्या है, अलग अलग आवेश है। तो ये क्या करता है, आवेशों कितने सारे उस पर भी निर्भर करता है, इसकी प्रकृति पर भी निर्भर करता है। तो फाई बराबर हम क्या लिख देंगे, समेशन Q होता है। आई बात समझ में। अगर हमारे पास में कोई प्रश्न है और इस प्रश्न में देखो ध्यान से, नहीं एग्जाम पूछ चुका है क्वेश्चन, ये हमारा क्या है, बंद पृष्ठ है और इसमें क्या रखा हुआ है, विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है। तो कुल फ्लक्स का मान होता है क्या हो जाए। देखो अगर कोई पृष्ठ से हमारे पास में धनात्मक रेखाएं निकलते तो हमारे पास क्या होगा, निर्गत होगा फ्लक्स। और अगर हमारे पास में कौन सी, धनात्मक के लिए, अगर हमारे पास में मतलब ऋणात्मक रेखाएं प्रवेश करती है, आप जानते हो, तो कौन सा होगा, आगत फ्लक्स। अरे भैया जी, कोई हमारे पास में पृष्ठ है, उसमें जो रेखा है वो क्या, आउटकमिंग है, निकल। हमने क्या बोला था कि हमारी जो रेखा है, हमने जब पढ़ा था विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण, धनावेश से निकलकर कहाँ समाप्त हो रहा था, ऋण पर समाप्त हो रहा था, नहीं हो रहा था, धन से निकलकर ऋण में प्रवेश जा रही थी। तो हमारा ये क्या हो गया, निर्गत, निर्गत यानी आउटकम, आउट फ्लक्स है ना। और ये क्या हो रहा है, आगत, आगत का मतलब इनकमिंग फ्लक्स, मतलब जो रेखा है वो क्या हो रही है, अंदर आती जा रही है। आगत का मतलब इनकमिंग है, निर्गत का मतलब निकलने वाला, आगत का मतलब आने वाला। अगर आपको समझ में नहीं है, देखो इतना सही प्रश्न है, इसके बीच को आवेश रखा हुआ है, क्यू बराबर फाई बराबर फ्लक्स भी इतना ही होगा। इसके बाद फ्लक्स क्या होगा, उसके नियम से हमने देखा उतना ही होगा। ये इतना बड़ा है तो भी इतना ही मान होगा हमारे पास, अगर ये इतना सा है तो भी इतना ही होगा। अगर हमने देखा ये इसकी स्थिति यहाँ पर है तो इतना होगा, और ये यहाँ पर है तब भी इतना ही है। अगर इतने सारे आवेश इसमें वितरित है तो इसका ये मान हो जाता है। अगर मैंने बोला कोई प्रश्न में कोई द्विध्रुव रखा हुआ है तो उसका जो मान होता है वो कितना होता है, 0 होता है, क्योंकि -2 + 2 क्या हो जाएंगे, 0। एक बार बोर्ड एग्जाम पूछ चुका है। अरे समझ में आई बात, सुने बात समझ में आई, पूरी बात समझ में आ गई वाली, कोई दिक्कत, दोबारा थोड़ी बताऊँ, बोलो दोबारा बताना, कोई चीज़ समझ में आ गई सबको, दिखा दूँ, दिखा दूँ। देखो पहला नियम, देखो एक बार सुन लो, पहला नियम गाउस का नियम कूलॉम नियम के व्युत्क्रमण नियम की पालना करता है। दूसरा नियम मैंने क्या बताया, आकार पर निर्भर नहीं करता, प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। तीसरा इसकी स्थिति पर निर्भर करता है, प्रकृति पर निर्भर करता है ना। फिर और मैंने जो बताया कि निकलने वाली जो रेखा है वो क्या, निर्गत होती है, और आ जाने वाली क्या होती है, आगत होती है। अगर पृष्ठ के अंदर कोई विद्युत द्विध्रुव रख दिया जाए तो क्या होगा भाई, हमारे पास में उसका मान कितना होगा, 0 मान हो जाएगा। गाउस का नियम किस पर निर्भर करता है, माध्यम और आवेशों की निर्वात और माध्यम पर। भाई मैंने ये तो बताया, निर्वात के लिए एप्सिलॉन नॉट लिया था, माध्यम के लिए एप्सिलॉन नहीं आता, तभी तो ये एप्सिलॉन r एप्सिलॉन नॉट रखा था। अब देखो
पहला पॉइंट लिखो, महत्वपूर्ण तथ्य हेडिंग दो, लिखो कूलॉम नियम, नहीं गाउस का नियम, ऐसे लिखो गाउस का नियम केवल उन्हीं स्थानों पर लागू होता है, गाउस का नियम, जल्दी लिखो यार टाइम थोड़ा सा आउट जा रहा है, केवल उन्हीं स्थानों पर लागू होगा जहां कूलॉम का व्युत्क्रम वर्ग नियम लागू होगा, व्युत्क्रम वर्ग नियम लागू होगा। दूसरा लिखो, फटाफट लिखो, थोड़ा जल्दी चलाओ। गाउस का नियम निर्वात माध्यम पर लागू होता है, अब लिखो गाउस का नियम आकार व आकृति पर निर्भर नहीं करता, गाउस का नियम आकार व आकृति पर निर्भर नहीं करता।